अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अमीन कश्मीरी और आप देख रहे हैं एस टी विजन चैनल और मेरे प्रोग्राम का नाम है गपशप। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो अपनी तर्ज ज़िंदगी में खुद एक मिसाल हैं, जो कि 2 ड्रामे में काम कर चुके हैं और 2 अंडर प्रोडक्शन हैं। वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं मैडम कोमल असद भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं? मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली आई बॉर्न इन सियालकोट एंड फ्यूचर के लिए लाहौर आई हूँ। माशाल्लाह, सियालकोट तो बहुत अच्छा शहर है, इकबाल का शहर है। हाँ, बेसिकली। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से स्टार्ट की? देखिए, मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक जो है वो सियालकोट से ही की है। यहाँ तो मैं अपने करियर की खातिर आई थी और आई हैव डन M.Com एंड B.Ed एंड एजुकेशन कोर्सेज बाय अमेरिका एज वेल। और अभी एक शौक़ है कि LLB को कंटिन्यू किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए, लेकिन वर्क बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने इतनी तालीम हासिल करने के बाद तो आपको ये फील्ड में आने का कब से शौक पैदा हुआ? देखिए, बेसिकली इट वाज नॉट माय फाउंड। तो मैं बैंक में काम करती थी अबाउट 2.5 ईयर्स। आई वाज द TN इन HBL और इतिहास अपना आप दोहराता है। सिंपल सी बात है। तो मेरी अम्मी की जब शादी थी, शी वेंट टू लाहौर कि मैंने भी शादी नहीं करवानी, तो मुझे अभी ठहर जाएं, मुझे बड़ी आपी के घर जाके रहना है। तो वो लाहौर आ गई और वो 2.5 साल तक वापस नहीं गई। तो जब मैं बैंक में काम कर रही थी तो यही चहमगोइयाँ स्टार्ट हो गई कि भाई अब इसकी शादी कर दो, पहले की हो गई, अब इसकी बारी है। तो आई जस्ट एस्केप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। मैं इस्लामाबाद चली गई थी, पर वो पहाड़ आपको 2-3 दिन के बाद खाने को पड़ते हैं, सन्नाटा है और वो इस तरह की सराउंडिंग नहीं है, वी आर नॉट वेरी काइंड ऑफ यूज टू, आप समझ सकते हैं। तो फिर मैंने लाहौर मूव कर लिया और ये अनप्लान था। इस वजह से कहते हैं कि इस्लामाबाद शहर तो बहुत खूबसूरत है, तो आपको क्यों पसंद नहीं आया? देखिए, बेसिकली हमें आदत हो चुकी होती है, हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्राइविंग हमें रिक्शों की आदत होती है, चीखों पुकार की आदत होती है। और कुछ हम पंजाबी हैं तो हमारा ये होता है कि हमारा एक माहौल अच्छा रहे, एक गैदरिंग हमारी अच्छी रहे, एक इन टच रहे हम आप सबके साथ। तो वो ये होता है कि जब आप वहाँ चले जाते हो तो वहाँ का लाइफस्टाइल जो है ना, वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि सेकंड साइड आप तक आए, आप ये समझ सकते हैं। वहाँ आपको कोई मुँह नहीं लगाता। वहाँ आप बस गाड़ी निकालो, जाओ, खाओ पियो, आपने सिर्फ अपनी एक अकेली ज़िंदगी वहाँ पे बसर करनी है। तो वो वहाँ पे ऐसा कोई खास चक्कर नहीं है। तो आपको वो चीज़ें, खूबसूरती जो है आपको थोड़ी देर तक अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद जब आप सारा दिन अकेले तन्हाई में रहते हैं तो इन दी एंड ऑफ द डे आप सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है। इंसान को अपने जहाँ वो रहता है उसका वो मस्कन होता है, तो उससे वहाँ से बहुत मोहब्बत होती है, वो अटैच रहना चाहता है। बेसिकली हम अपने लेगेसी से अटैच रहना चाहते हैं। तो देन आई मूव टू लाहौर, यहाँ मेरी खाला होती हैं, तो फिर उसके बाद सही। अच्छा, इसका मतलब कि आपने शादी से बचने के लिए घर से निकलने का कदम उठाया है? हाँ, आप ये क्योंकि उनके घर वाले आपके पीछे बोले होते शादी शादी शादी, हाँ। आपने कहा शादी से बचने के लिए है कि हम यहाँ से मूव कर लें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी गुड। तो अच्छा, आपको इस फील्ड में आने का शौक कैसे हुआ? मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स के साथ, मतलब कि मैं अटैच नहीं हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी कोई भी लाइन सीधी नहीं रही कभी। मैंने मैट्रिक किया तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने साइंस के साथ किया, फिर मैंने ICS किया, फिर मैंने B.Com किया, M.Com किया। तो मैंने डिफरेंट जो फील्ड्स हैं ना उनके साथ वाबस्तगी रखी मैंने। तो फिर जब मैंने कहा कि अब बैंकिंग भी हो गई, टीचिंग भी हो गई, मैनेजमेंट भी हो गई, तो अब मीडिया ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, कि सारे आपने ट्राई करके तो उसके बाद आपने इस फील्ड को हाँ, मैंने कहा अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि इसमें क्या सिस्टम रहता है आपका। अच्छा, तो ये तो हो गया आपकी एक्टिंग के हवाले से। तो एक्टिंग तो माशाल्लाह आपने बहुत सीनियर एक्टर के साथ की है, तो एंकर बनने का कैसे आपको शौक आ? मैंने स्टार्ट तो एज एन एंकर काम किया, एज एन आर्टिस्ट काम किया था, लेकिन करने के हवाले से अगर देखा जाए कि बंदा काम करता रहता है और फिर सोचता है कि वो एक स्टेप अप हो हमेशा। और सिर्फ आप देखें, जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं ना, तो उसका जब तक आप उसके फीचर्स को समझते हैं तो कोई ना कोई मार्केट में नया मॉडल आ चुका होता है। तो जब आप फील्ड में घुसते हैं ना, तो आपका शौक होता है कि आप ऑल इन ऑल बन के काम करें। मतलब मैं किसी से काम नहीं हूँ, आई एम ऑल इन ऑल, आई कैन डू एनीथिंग। आपके भी 2 कान हैं, आंखें हैं, वही डाइजेस्टिव सिस्टम है, वही बॉडी सिस्टम है। तो सेम इन द केस ऑफ मी, आई हैव आल्सो।
तो मैंने कहा कि जब वो हो रहा है तो फिर ये भी स्टार्ट हो जाता है। और बेसिकली आपको आपकी जो बैकबोन है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए कि हाँ यस यू कैन डू दैट। तो फिर मुझे भी मेरे सर ने यही कहा कि भाई यू कैन डू दैट, और तुम्हें करना है और तुम करोगी और तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं ये बड़ा एक थोड़ा ना मतलब कि आप देख लें इट्स एन एस्थेटिक टाइप ऑफ वर्क कि आपको उसमें निकलना पड़ता है, आपको बड़ा जुर्रत रखनी पड़ती है। और ये और सुना भी कुछ ऐसे ही था कि भाई मार भी पड़ जाती है और गुस्सा भी हो जाते हैं लोग और इस तरह, लेकिन नहीं अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट किया और फिर बस करते रहे। अच्छा मुझे ये बताएंगे एक्टिंग और एंकरिंग में आपको किसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया करने में? एंकरिंग। वो कैसे? देखिए आप एक्टिंग में वही परस्यू कर सकते हैं या वही परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज़ रिटन ऑन द पेपर, लेकिन एंकरिंग में आप उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं कि अगले बंदे की क्या ज़िंदगी है, वो क्या चाहता है, वो लाइफ स्टाइल वो कैसे लेके चलता है, और आप उनके साथ एक फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उनके साथ कोई रद्दोबदल नहीं होता बीच में। एक्टिंग में तो आपने वही प्रेजेंट करना है जो लिखा हुआ है, वही रोना धोना, वही खुशियाँ, वही मातम, सारा कुछ। लेकिन एंकरिंग में जब आप एंकर पर्सन बन जाते हैं, जब आप उस फील्ड में आप इन हो जाते हैं, तो आप फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, हक़ाइक़ के ऊपर काम करते हैं ना आप उसके अंदर कोई झूठ या कोई मिलावट नहीं होती, तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाता है। अच्छा तो मुझे ये बताएं कभी आपको एक्टिंग करते हुए डांट पड़ी? बहुत। किस वजह से, कोई किस मौके पर? मुझे आज भी याद है, इट वाज माय 4th प्रोजेक्ट और अशरफ खान वाज एक्टिंग एज माय फादर और एशर्ट प्ले था हमारा, और मुझे ये दुख रहेगा कि मेरी मिस्टेक नहीं थी। हुआ ये था कि हम एक सीन जो थे हमने वो परफॉर्म करना था, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने हमें गाइड किया कि ये आपकी लाइन्स हैं, ये आपकी लाइन्स हैं, ये आपकी लाइन्स हैं। उनको गुस्सा आया हुआ था किसी आई थिंक ऑडियो पर्सन था शायद, उसके ऊपर उनकी कोई मुंह मारी होगी थी इसके साथ, वही गुस्सा उनके अंदर चल रहा था थ्रू आउट। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपकी लाइन्स है, आपने यहाँ से यहाँ के खड़े होना है, आपने ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जब है ही वो लाइन तो मैंने तो वही करना है जो कहा गया है, जो डायरेक्टर बताता वही करना, हाँ वही करना है आपने। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब वो सीन होने की बारी आई ना, तो मैं उसी लाइन पे आके तो स्टॉप हुई और मैंने वो डायलॉग बोल दिया। अब अशरफ खान साहब को चढ़ गया गुस्सा। अशरफ खान साहब वेल टैलेंटेड सीनियर एक्टर, ऑलमोस्ट एक्टर है, बहुत सीनियर है, लेकिन देखें जो गलत है वो गलत है, उसको तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो वो मुझे कहते हैं ऐसे ताली मार के ना, उन्होंने ही जस्ट पैट, और उन्होंने मुझे बोला ऐसे ही जस्ट पैट ऑन माय शोल्डर, और मुझे पता था कि तुम ये गलती करोगी। तो मैंने कहा कि आई डिडंट डू इट बाय मिस्टेक, मुझे ये बताया गया था कि तुमने ये परफॉर्म करना है और तुमने ये तुम्हारा मार्क है, मुझे मार्किंग बताई गई है। और नहीं कहते तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, तुम बदतमीजी कर रही हो। तो नहीं, ये जो आपको बताया था डायरेक्टर साहब ने, तो आपको उनके सामने ही बताया गया था और उन्होंने बोला एक्सेप्ट, डायरेक्टर साहब नहीं थे बेसिकली, एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट होते हैं जो उनके साथ। उसने कहा कि अशरफ साहब मैंने बच्ची को बताया है, तो कहते नहीं इसकी गलती है, ये बोल रही है बदतमीजी कर रही है। मैंने बड़ा बुरा महसूस किया कि इतना सीनियर पर्सन है, तो देखो वो ये नहीं मान रहा कि सामने वाला कहता है मैंने बताया, वो कहता है इसने बदतमीजी की, इसने ये डायलॉग क्यों बोला है। तो लगती हैं बुरी चीज़ें लगती हैं। आई बिलोंग्स टू अ न्यू जनरेशन। किया उसमें इस चीज़ को जब आपने उन्होंने कहा, तो क्या आपको फीलिंग आई इसके अंदर के एक्टर, एक सीनियर एक्टर आपको ऐसा बोल रहा है, आपने दरगुजर किया या अंदर ही? नहीं देखिए, मैं खुद एक इंसान हूँ और फॉरगिवनेस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको निकलना पड़ता है आगे इन सब को छोड़ के, लेकिन कुछ चीज़ें आपको डॉच कर जाती हैं, जो आप उस इंसान के साथ रिजेम्बलेंस रह जाती है। वो चाहे जितना मर्जी आप कर लो, कहते हैं ना वो धागा तोड़ के गिरा लगा लो, गिरा रह जाती है, दोबारा से तो वो सेम चीज़ नहीं होती। तो वो गिरा रह गई है मेरी, और पता नहीं मेरी अच्छी आदत है या मुझे बुरी आदत है, मैं माफ़ कर दूँ, मैं खुश हो जाऊँ या जो मर्जी है, मैं भूलती नहीं हूँ। अच्छा। जब मैं उस बंदे को देखूंगी ना, मुझे वो चीज़ ज़रूर याद आती है कि ये इसने किया था। नहीं कुछ ऐसा नहीं होता, जो सीनियर एक्टर होते हैं जाहिर सी बात है कोई गलती भी कर देते हैं, लेकिन जूनियर को थोड़ा सा नहीं, मैं आपकी ये नहीं होता कि उनकी बात वो दिल में रखनी चाहिए, क्योंकि बात वो ऑलमोस्ट सीनियर होते हैं जी, और काफ़ी काम कर चुके होते हैं, जाहिर वो कितना काम करके फिर आगे आते हैं। नहीं देखिए आप जूनियर आर्टिस्ट को यही चीज़ होती है कि अगर सीनियर की गलती है, वैसे भी वालिदैन की चीज़ होती है कि वालिदैन की गलती भी हो तो बच्चों को दरगुजर कर देना चाहिए। नहीं देखें, तो ये भी जो होते हैं सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, हमारे सीखने के लिए मुराद होते हैं, वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, गलती जाहिर होगी है, तो लेकिन जूनियर को चाहिए कि उससे दरगुजर कर दिल में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो देखिए पता क्या बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैंने उनको माफ़ नहीं किया या अल्लाह माफ़ करे, मैं कौन होती हूँ किसी को माफ़ करने वाली, वो बड़े हैं, वो सीनियर है। मेरा कहने का ये मकसद है, मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ।
लेकिन एक इंसान की एक पिंच होती है ना कि किसी को देख के मतलब ये हुआ था, वो चीज़ मेरे ज़हन में रह जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बुरा समझती हूँ या ऐसे ये बात आपने एक बात कही नहीं, यानी कि जब भी नजर आते हैं, जब भी हाँ वो चीज़ मुझे याद आती है। तो सिर्फ वो नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही, मैं वैसे भी एक बात कर रही हूँ कि मेरी शायद बुरी आदत है, मैंने ये पहले भी बोला है कि मेरे जहन में वो चीज़ रहती है, चाहे मैं ख़त्म कर दूँ उसको दिल से भी, चाहे ख़त्म कर दूँ, लेकिन मेरे जहन में रहता है। क्योंकि एक इंसान कहता है ना, वो चाइनीज़ कहावत है कि लड़ाई के बाद की चपेड़ आप अपने मुंह पे मार लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंसान को मोहतात रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस सेक्टर के साथ आपको काम करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मज़ा आया आपको काम करने? हाँ भी मैं सेक्टर के साथ काम करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मज़ा भी आया। तो भी आपकी जो जितनी भी आपने फील्ड में काम किया था, तो कौन सा एक्टर है जिसके साथ अच्छा लगा, जिसके साथ कहते कि मैं नेक्स्ट टाइम भी यानी उनके साथ काम करना पसंद आएंगे? किया तो मैंने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ काम है, और नेचर भी अल्लाह का शुक्र है सबके साथ बहुत अच्छी लगी है मुझे, लेकिन सलीम भाई के साथ। अच्छा सलीम, हाँ सलीम मेराज साहब है, तो उनके साथ काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा एज एन आर्टिस्ट। और हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। और आपको मैं एक मज़े की बात बता दूँ, सीखने का अमल मैंने आपको पहले भी बताया, आपको टीचर करता है। तो जो मेरे डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर अशफाक चौधरी, वो ना सिर्फ एक डायरेक्टर हैं या एक राइटर हैं या इस तरह, वो सबसे पहली बात है ही इज़ वेरी सीनियर आर्टिस्ट एज वेल। उन्होंने फिल्म की थी फूल और कांटे सना के साथ इन 2010 आई थिंक सो। तो जब वो एक्ट करते हैं या करवाते हैं, एंड आई हैव सॉ सो मैनी टाइम्स कि आर्टिस्ट जो होता है वो उनकी कॉपी कर रहा होता है, तो उनके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनकी कौन सी आदत पे आपको गुस्सा आता है और कौन सी आदत पे आपको अच्छा लगता है? किसकी? डायरेक्टर साहब की? देयर आर सो मैनी आई हैव सो मैनी यू कैन से दैट रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मुझे पिच करती हैं, और बहुत सी अच्छी आते भी हैं। हाँ एक चीज़ है कि वो मतलब कह देते हैं जो उनके दिल में होता है, वो आके फेस पे कह देते हैं, वेदर इट्स इन द फेस ऑफ पंच, वो कह देते हैं। आपको पता नहीं जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है वो कह देता है, कभी दिल में नहीं रखता। हाँ ये अच्छी बात है, दिल में नहीं रखता, लेकिन उसका दूसरा पार्ट भी है कि वो कह देते हैं, लेकिन वो उस अंदाज में कह देते हैं जो कभी कभी आपको दुख देता है। तो कह देना अच्छी बात है, लेकिन अंदाज़े बयान जो है वो बहुत गलत हो जाता है कभी कभार, तो वो दुख देता है। तो उस टाइम क्या आप सोचती हैं, क्या आपको आपके ऊपर क्या गुजरती है कि अभी इतना दुख मिला है, मुझे क्या होना चाहिए, फील्ड छोड़ देनी चाहिए या मैं फील्ड को कंटिन्यू रखूं? नहीं, उस वक्त आप, मेरा दिल करता है ज़मीन खुदे में दफन हो जाऊं बस अभी ज़मीन खुदे में दफन हो जाऊं, वो मिट्टी भी मैं अपने ऊपर खुद से डाल लूं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ। क्योंकि आप एक बंदे के साथ अटैच होते हो ना इन द फेस ऑफ कि आपने इससे सीखना है, ये मेरा सीनियर है, ये मुझे ठीक कह रहा है, यही अच्छा है, यही सच्चा है। बिल्कुल। लेकिन फिर बाद में जब होता है, हर बंदे की नेचर होती है, मुझे इतनी आदत नहीं है कि एक बंदा एक डेसिमल से स्टार्ट होता है ना, दैट यू टोन गोज विद क्रॉस द डेसिमल, तो वो उनकी जो डेसिमल हमारा जिसको क्रॉस कहा जाता है ना, वो उनका स्टार्ट है। सही से। लेकिन ये तो जितना अर्सा आपको हो गया है इशफाक साहब के साथ काम करते हुए, अब तो आपको इसकी नेचर से वाकिफ होना चाहिए, अब तो इसकी आदत होनी चाहिए आपको, अब तो आपको वैसा फील या गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सीखने का काफी मौका मिलता है हमसे। नहीं सीखने का मौका मिलता है, अच्छी बात है, हमारे टीचर हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन somehow I am used to it, लेकिन ज़्यादा नहीं, I think 45%। क्योंकि ऑलमोस्ट सीनियर डायरेक्टर भी हैं, हाँ जी, ठीक है, इस शो के भी डायरेक्टर हैं, हाँ जी, तो जाहिर है कोई ना कोई बातें हमें उनसे मिलने सीखने को मिलती हैं, तो इस वजह से कुछ भी बातें हो तो उनके हमें दर गुजर करना चाहिए जी, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि हमने आगे पॉइंट पे जाकर उनसे सीखना है और सब कुछ करना है। हाँ जी, ठीक है ना, तो इस वजह से। अच्छा क्या कहते हैं उसे, आज तक आपने एक्टिंग की है, कहाँ कहाँ आपने एक्टिंग की, किन किन सिटी में जाकर एक्टिंग की है? देखिए ये बड़ा मेरा अच्छा एक सिस्टम रहा है कि मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं अगर एक्टर ना आर्टिस्ट ना होती तो मैं टूर गाइड होती, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं टूर गाइड होती और मैं दूसरे लोगों को दिखाने के साथ साथ खुद भी घूमती, खुद भी नई नई जगह को एक्सप्लोर करती और देखती। तो कराची भी गए हैं हम, और नारायण खान भी गए हैं, मरी भी गए हैं, इस्लामाबाद भी गए हैं, और मतलब बहुत सी जगहों पे हमने काम किया। तो इन सब जगहों में से आपको मज़ा किस सिटी में आया? मुझे कराची अच्छा लगता है।
वाह, किस लिहाज से? मुझे वहाँ का माहौल थोड़ा सा अपनाहट टाइप मतलब के लगता है, और सबसे ज़्यादा बात होती है कि वहाँ जाके मेरा पेट नहीं खराब होता, जो कि बाकी सब जगहों पे होता है। अच्छा, यानी कि आपको उसका जो कराची का पानी रास आ गया हुआ है, बगैर हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा कराची का पानी आपको रास है। हाँ जी, सही। चले, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, अगर आपको किसी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले जो आपका रोल मॉडल हो, तो कौन हो? देखिए, बेसिकली माय रोल मॉडल इज़ माय ब्रदर। मैं अपने भाई को सबसे आगे रखती हूँ, कोई भी मामला होगा, और ये मैं ऑन स्क्रीन बात करती हूँ, ये मैं हमेशा हर जगह पे कहूँगी कि मेरा रोल मॉडल मेरा भाई है, इन अबाउट पेशेंस, इन अबाउट हैविंग अ फैमिली एंड रनिंग विद द फैमिली। और अगर आप देखें प्यार मोहब्बत की बात है, या आप देखें कुछ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो ही सेट है, उन्होंने सेट किए हैं, और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो कभी ये नहीं करते, ही डोंट रीड हिज बुक्स बैकवर्ड्स, वो हमेशा आगे चलता है, क्योंकि इंसान की आदत होती है ना, वो पिछला माजी सोच सोच के सड़ता रहता है, फिर आगे नहीं, वो नहीं है, वो पीछे नहीं जाता, लेकिन वो हमेशा अपनी किताब आगे से ही खोलता है। तो मेरा रोल मॉडल तो मेरा भाई है। अब वो आर्टिस्ट नहीं है कोई नहीं लेकिन आर्टिस्ट की अगर बात करें इन अ मेल पर्सन, तो दैट इज़ फैसल कुरैशी। वाह। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ बेसिकली मुझे शौक था उसका पेंटिंग का। मैं काफ़ी लिखती होती थी भाई को देखे, क्योंकि मेरे भाई को पेंट बहुत अच्छा करना आता है। पेंटिंग है, खताती का? नहीं, पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग का। भाई को खताती भी आती है, पेंटिंग भी आती है, सारा काम आता है, तो उनसे ही सीखती थी, उनको देख देख के कॉपी करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शौक पीछे रहता गया। नाउ आई हैव अ पेट, ही इज़ अ जर्मन शेफर्ड ब्रीड। तो उसके साथ हॉबीज़ को क्यों पीछे छोड़ा? बस वक्त नहीं मिला, और फिर मैंने एक पेट रखा है, जैसे मैंने बताया कि जर्मन शेफर्ड है, तो बस उसके साथ वक्त गुजर जाता है, वही हॉबी है, वही प्यार है, वही सब कुछ है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पहनने में क्या पसंद है? मुझे अच्छा लगता है कि मैं एशियन ड्रेसेस ही पहनूं, लेकिन वेस्टर्न भी अकॉर्डिंग टू द ओकेजन पहन लेती होती हूँ, लेकिन मुझे वेस्टर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लॉन्ग कमीज, शॉर्ट शलवार, मतलब कैप्री टाइप, और गले में दुपट्टा, दैट इज वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एशियन ड्रेस में, हाँ, हमारा कल्चर भी ऐसा है एशियन का, तो जाहिर बात है वो भी होना चाहिए। हाँ जी। तो इसमें मुझे ये बताएं कि आपका रोल एक्टर कौन सा है, किसके साथ आप काम करना पसंद करती हैं? मैंने बताया था फैसल कुरैशी का। फैसल कुरैशी का। हाँ। और अगर फीमेल में जाएं तो मिस रुबीना अशरफ। मिस रुबीना अशरफ, उनके साथ मेरा ख्वाब है काम करने का, तो वो अल्लाह करे मुझे उनके साथ मौका मिले काम करने का। तो आपको उनकी कौन सी नेचर अच्छी लगती है रुबीना अशरफ? उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टोन बहुत प्यारी है, वो अपने टोन को चेंज कर लेती हैं, वो हस्ती बहुत खूबसूरत है, मुझे वैसे ही वो बहुत अच्छी लगती है। तो कभी आपको मौका दिया जाए एज ए मॉडलिंग में और एक्टिंग में, तो किसको आप चूज़ करेंगी? वो नहीं चूज़ करूँगी मैं। अच्छा, उन्हें चॉइस? हाँ, उनको ही चूज़ करूँगी मैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उन्हें चॉइस करेंगी। हाँ जी। तो और क्या कहते हैं उससे कि किस शहर में आपको शूट करना अच्छा लगता है? कराची में, लाहौर में। कराची के अलावा जैसे आपको अदर कंट्रीज में जाना पड़े, तो कौन सी कंट्री से आपको लाइक करती हैं? अदर कंट्रीज अगर मुझे जाना पड़े, अगर कहीं और शूट की खातिर अगर मुझे जाना पड़े, स्विट्जरलैंड, अभी मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं है, नहीं, लेकिन आई विल गो टू दुबई। क्योंकि इंसान के ख्वाब होता है ना कि यार मैं अगर ये पाकिस्तान के अंदर मैंने शूट कर ली है, हाँ, और मुझे पाकिस्तान से बाहर भी करना चाहिए, तो मुझे ये कंट्री घूमने का बहुत शौक है। हाँ, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई खास शौक नहीं है कि मैं काम के लिहाज से घूमने जाऊँ। हाँ, वैसे मेरा शौक है कि मैं जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ, लेकिन काम के लिए इतना कोई खास शौक नहीं है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। वैसे जहाँ मर्जी ले जाओ, मैं चली जाऊँगी। अच्छा, आपने ये भी कहा था मुझे राइटर का भी बड़ा शौक है, राइटिंग भी आप कर रही हैं, तो वो कहाँ से आपने यानी ये काम भी सीखना शुरू कर दिया? एंकर आप हो गई, मॉडल एक्टर हो गई आप, तो राइटर का कहाँ से आपको आ गया, लिखने का आपको कहाँ से शौक आया? एक दफ़ा हम ऐसे बैठे हुए थे, वी वेंट टू कराची फॉर आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट जाना सुन ज़रा, तो डायरेक्टर साहब आल्सो वर्किंग लाइक अ राइटर, तो वो लिख रहे थे, तो मैंने कहा लाइन मैं देखती हूँ, वो कंपोज कर रहे थे, तो मैंने कहा ये मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दूँ तो आप कर लेंगी, तो मैंने कहा यस कर लूँगी। तो बस वो लिखते लिखते फिर उनको मतलब कि पूछा, सवाल किया, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो बस वहाँ से शौक पैदा हो गया काम करने का कि हाँ ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा। तो लिखते हुए कहाँ कोई मिस्टेक हुई हो, तो आपको कोई डांट पड़ी हो? हाँ। कभी कोई ऐसा वाकयात हो? हाँ, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ था, स्क्रिप्ट लिखती होती थी और चेक करवाती थी, लेकिन वो उसको क्रॉस कर देते होते थे, कहते थे कि यार ये तो खुद अच्छी नहीं लग रही, किसी को क्या लगेगी, इसमें सीक्वेंस नहीं है,
इसमें चेन नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, तो हो जाता है। तो उस टाइम मज़ा आता था जब वो डांट पड़ती थी, हाँ लिखते वो हुए ठीक है, समझाते थे? वो ठीक है, वो जेन्युइन भी है और वो ठीक भी है और उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि वो राइट पे हैं और वो उस वक्त टीचर होते हैं, तो इस वजह से उसमें नेचर नूचर का कोई चक्कर नहीं है, टीचर टीचर ही होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कोई आपका बचपन का वाक़या हो जो आपने किया हो तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहा हो, या कोई ऐसा वाक़या हो जो आपकी लाइफ में बड़ा इंजॉय या बहुत ही गुजरा हो? एन्जॉयमेंट तो मैंने बहुत ज़्यादा की है। मुझे याद है हम सारी कज़न्स इकट्ठी हो गई थी और सब लोग ऐसे करते हैं तो हमने क्या किया, हम तकरीबन 13-14 लड़कियां थी, हम सारी सब अच्छा। अनमैरिड थी, तो हमने कहा अब एक पुरानी सी सिम ढूंढी जाए जिस पे से हम सबको तंग करते हैं। अच्छा। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने सिम का इंतज़ाम किया, कोई वन सिम निकाली, चेक की ऑन है नहीं है, फिर उसके बाद उसमें बैलेंस का चक्कर, अब बैलेंस का किसको कहेंगे, ये नंबर कहाँ से आ गया। उस टाइम आपकी एज कितनी थी? आई वॉज 19 आई थिंक, नहीं आई थिंक आई वॉज 17। तो हम सब ने क्या किया, उसमें लोड करवाया और उसके बाद दे धनादन नंबर पे नंबर डायल किए, ये चेक करो, एक कहे ये नंबर डायल करो, ये बंद है, नहीं जी ये नंबर नहीं है, वो खैर हम लगे रहे, सही रहा था हमारा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, बहुत लेट हो चुके थे और नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दिन का टाइम हुआ, आगाज़ हुआ, हम सब सो गए और वो फ़ोन फिर कोई बजता रहा सारा दिन। हाँ, तो किसी ने घर वालों ने ये नहीं कहा कि ये फ़ोन कहाँ से आया, सिम कहाँ से आई है, बोली मामा किसने आपको प्रोवाइड किया है? मामा बोली कि ये किसका फ़ोन है, सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गया हुआ है और ये बंद ही नहीं हो रहा और इसके ऊपर बेलों पे बेलें आ रही हैं और जब मैं फ़ोन उठाती हूँ आगे से कोई बोलता नहीं है। असल में हम सिम कार्ड चेंज करना भूल गए तो हमने कहा जितना मैं फ़ोन चौक रही हूँ कोई बोलता नहीं, कभी कोई बंदा बोलता है, कभी कोई बंदा बोलता है, तो इस तरह से उन्हें नहीं पता था कि सिम कार्ड चेंज है बीच में। उस टाइम आपका फ़ोन लॉक किए गए थे, मोबाइल फ़ोन आपका लॉक? जो बड़ी कजन्स थी उनके पास थे, मेरे पास तो नहीं था। अच्छा, सही। अच्छा, एक दूसरी बात, बड़े मज़े की बात है, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे नाज़रीन को भी सुन के मज़ा आएगा और देख के मज़ा आएगा। हाँ, तो बात थी कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है। चावल बहुत अच्छा, मतलब बिरयानी हो जाए, मटर पुलाव हो जाए, चने का फ्राई हो जाए, खिचड़ी हो जाए, मुझे ये चावल बहुत, हर चीज़ में आपको राइस होने चाहिए? हाँ, मुझे चावल बहुत पसंद है। मैं रोटी से फेड अप हो जाती हूँ, चावल से नहीं होती। तो स्वीट में मुझे मीठा इतना खास पसंद नहीं है और अगर हो तो आइसक्रीम टाइप इस तरह की चीज़ें चाहिए। आइसक्रीम टाइप के शौक से आपका, हाँ इसके अलावा अपनी कोई शौक से? हाँ, इतना नहीं है, मतलब अगर हलवा बना है तो मेरे लिए क्यों नहीं रखा, खीर बनी थी तो कहाँ गई, गजरेला कहाँ गया, वो ऐसा मेरा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन यह है कि आइसक्रीम ठीक है। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लाइक किसको करते हैं? जैसे पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं। मेरा सोशल सर्कल नहीं है, मतलब मेरा फ्रेंड जोन नहीं है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये इस तरह जो होता है वो नहीं है, क्योंकि मामा ने बचपन में सिखाया था कि देखो आपकी बहनें आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वही आपकी राज रखती हैं, वही आपकी शर्म हया करती हैं और वही आपकी बातें प्रिवेल नहीं करती, फैलाती नहीं है। तो मैंने हमेशा से जो है ना अपना 1 and 100 मतलब कि टॉप टू बॉटम जो है ना, मेरे सारे सीक्रेट्स जो मुझसे छोटी है ना उसके पास है। अच्छा। हाँ, मिशाल नाम है उसका, तो वो बेस्टी है मेरी, उसको सारा कुछ पता होता है, चाहे वो मुझसे उन बातों पे लड़े, चाहे वो खुश हो, चाहे वो खफा हो, लेकिन उसको पता होती है। ओके। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में एक आइडियल इंसान होता है, आपकी ज़िंदगी में कौन आइडियल है? आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया कि दैट इज़ द आइडियल पर्सन। हाँ, एक रोल मॉडल है, वो भाई हैं, और आइडियली कोई नहीं है कि ये मेरा आइडल है, क्योंकि वो ये होता है, यू हैव टू बी द वन। आपको खुद होना चाहिए, आपके खुद रूल्स सेट होने चाहिए, आपका खुद सिस्टम होना चाहिए, आप खुश हो बस ठीक है, आप किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखो कि वो होता है इंसान की लाइफ का एक आइडियल होता है, मेरा आइडियल ऐसा है, मैं यहाँ पहुँचूँ तो मेरा आइडियल ऐसा हो वैसा हो। नहीं, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जिस मुकाम पे हूँ अल्लाह ने अच्छी जगह पे रखा है, मैं सेटल हूँ, खुश हूँ, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, खिला रही हूँ, बस खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सही। अच्छा, और ये बताएं कि आपकी शादी का क्या प्रोग्राम है, शादी कब आप करवाना चाह रहे हैं? शादी आई एम एक्सपेक्टिंग द पर्सन के भाई अब हो, कोई लगे, कोई गिटार बजे मेरे भी, तो कोई मुझे भी अच्छा लगे, तो जैसे ही कोई अच्छा लगेगा तो मैं चांस थोड़ी छोड़ूंगी फिर। अच्छा। सही। और मुझे ये बताएं कि आप अपनी मम्मी पापा से इन दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे आपके ज़्यादा लगाव हो, पापा से या मामा से? देखिए, पता क्या बात है, माँ बाप के लिए ये कहना कि मुझे ये बच्चा बहुत अच्छा लगता है या इससे मुझे ज़्यादा प्यार है, या बच्चों के लिए ये कहना
लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा जो अटैचमेंट है ना वो मेरी मदर के साथ रही है। मेरी अम्मी के साथ मेरा प्यार रहा है बचपन से, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाबा दुबई चले गए थे और वो बहुत देर के बाद आए थे। इवन वो जब आए तो मेरी उनसे लड़ाई रहती थी, आप मेरी मामा के पास क्यों सोते हो, आप अपने घर से जाके रोटी खाओ, आप मेरी अम्मी को कहते हो कपड़े धो, मेरी अम्मी आपकी नौकर लगी हुई है, मेरी अम्मी इस तरह, ये कौन है, ये अंकल है, मैं इस तरह की बातें करती थी। अच्छा। वो बाद में रियलाइज़ हुआ दैट ही इज़ माई फादर। जैसे जैसे सेंस आती है बच्चे को, तो अटैचमेंट मामा के साथ ही रही है और आज तक उन्हीं के साथ है। बाबा के साथ मेरे क्राइसिस बहुत रहते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी उनकी बनती नहीं है। लेकिन अब आके जो उनकी स्टेज है ना, अब मुझे अपने बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। अच्छा। हाँ, तो आपके बाबा ने जिंदगी किया क्या था? बाबा पहले जिसकी वजह से आपको बड़ा ये इनकरेजी जो नहीं, है कुछ भी नहीं, बस ऐसे बनी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बनी, लेकिन था फिर बीच में क्लैश आया। लेकिन बाप बाप होता है, आपके लिए सब कुछ होता है। लेकिन मेरे बाबा से मुझे अटैचमेंट होती है क्योंकि वो ही वेंट बैक टू पाकिस्तान, वो फिर पाकिस्तान आ गए। इट्स अबाउट 15 ईयर्स अगो। फिर जब आप उनके साथ रहते हो फिर उनसे प्यार हो जाता है, और अब तो बहुत ज़्यादा प्यार है। अब जाहिर सी बात देखें, बाप जो है, बाप सबसे बड़ी चीज़ है। वालदा तो होती नहीं, वालदा के आगे बाप भी होता है, क्योंकि बाप सारी जिंदगी धूप में कमाता है, औलाद के लिए कमाता है, औलाद को सिखाता है। तो बाप का मेरे ख्याल में रोल मॉडल ज़्यादा होता है तर्ज ज़िंदगी के अंदर आके, क्योंकि देखिए वालदा ने आपके घर पे केयर करनी है, बाप ने बाहर जाहिर बात है सारी ज़िंदगी सारा दिन धूप, ना गर्मी ना सर्दी ना कुछ, बाहर में घूमना फिरना उनका देखना, किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो देखें, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि मदर से ज़्यादा जो होता है ना, वालद का ज़्यादा रोल मॉडल होता है औलाद को एक जगह पहुँचाने के लिए। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इस तरह मतलब आपके बाबा ही आपके लिए वो एक रोल मॉडल होना चाहिए। जैसे मैंने अपने भाई का नाम लिया है कि मेरे लिए भाई रोल मॉडल है। हाँ, बाबा मेरे बाबा हैं, अल्लाह ताला उनको कभी कुछ ना करे, बहुत प्यार है उनके साथ। लेकिन होता है आपका डाखाना कभी कभी नहीं मिलता। ये भी तो हो जाता है। ये भी होता है, जाहिर सी बात है कि क्योंकि कुछ होता है कि जो वालिदैन होते हैं, वालिद साहब होते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो बच्चों के दिलों में जो होता है ना कि वो टाइम स्पेंड करने का जो होता है ना, जब लोगों के बाबा आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं, हमारे बाबा क्यों नहीं आते? हालांकि हकीकत में जो बाबा उनके भाई गए होते हैं, अपने औलाद के लिए गए होते हैं, आपके अच्छा फ्यूचर के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा पहने, अच्छा जाएँ, उठें बैठें। ये जो होता है वाले सब अपनी औलाद के लिए भर जाता है, लेकिन जो औलाद होती है ना, इस चीज़ को समझती नहीं है। देखिए पता क्या, वो दूसरों को देख के कहती है कि हमारे पापा भी हैं। हाँ बिल्कुल। एक सेशन आता है आपकी लाइफ में, आपको अपने बाप की नीड होती है बहुत ज़्यादा, कि उसके बाबा उसको स्कूल से लेने आए थे, मेरे बाबा नहीं आते। उसके बाबा रिजल्ट के टाइम आए थे, मेरे बाबा नहीं आए। उसके बाबा ने ये किया, मेरे बाबा ने नहीं किया। उसके बाबा तो नहीं डांटते, मेरे बाबा तो डांटते हैं। उसके बाद तो वो जो एक आपके खला रह जाता है ना, फिर वो कम नहीं होता, वो बढ़ता है वक्त के साथ। हाँ, अब मैं उस स्टेज में आ गई हूँ, अब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, अब मैं समझ सकती हूँ। देखिए ये जो खला पैदा होता है, ये तो मदर को चाहिए होता है ना कि समझाना अपने, यानी कि आपके पापा आपके लिए गए हैं, ये चीज़ वो मामा समझाती थी, लेकिन उनकी प्रेजेंस भी तो मैटर करती है ना। उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। वो फ़ोन पे कहती थी ये लो अपने बाबा से बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे गेस्ट आज के कोमल असद भट्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा होगा, और इनकी जो लाइफ है, जो इनके पार्टनर के साथ बातें करके, जो मुझे तो बहुत मज़ा आया है इनसे गपशप करके, तो नाज़रीन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फिर मिलेंगे नए गेस्ट, नए चेहरे के साथ। अपने कैमरामैन टीम और डायरेक्टर इशफाक चौधरी और एसटी विजन चैनल की टीम को इजाज़त दें, और अपने होस्ट अमीन कश्मीरी को इजाज़त दें। एक नई चेहरा, एक नया काम के साथ फिर मिलेंगे प्रोग्राम गपशप के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।